नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। चीन ईस्टर्न प्लेन हादसे के करीब 18 घंटे बाद भी मलबे में कोई जीवित व्यक्ति नहीं मिला है। मिला है तो सिर्फ प्लेन का मलबा। 132 लोगों को लेकर जा रहा विमान सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह विमान चीन के गुआंगशी प्रांत में क्रैश हुआ। चीनी मीडिया सीसीटीवी के अनुसार इस हादसे में सभी यात्रियों की मौत हो गई और विमान में सवार कोई भी जिंदा नहीं बचा है। विमान का मलबा घटनास्थल पर मिला है, लेकिन विमान में सवार कोई भी यात्री जिंदा नहीं मिला है। इस हादसे के तकरीबन 18 घंटे बाद विमान का मलबा बरामद कर लिया गया है। चीन के विदेश मंत्री वैंग यी ने कहा है कि हम सर्च और राहत ऑपरेशन में हर कोशिश कर रहे हैं। हम जल्द से जल्द इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, जिससे कि विमान सेवा को और भी सुरक्षित किया जा सके। आपको बता दें कि सोमवार को दोपहर में यह विमान हादसे का शिकार हो गया था। विमान ने दोपहर 1:11 पर कनमिंग से ग्वांगझू के लिए रवाना हुआ था। विमान को 3:04 पर लैंड करना था, लेकिन करीब 2:20 पर यह क्रैश हो गया। हालांकि इस क्रैश की वजह का अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये क्यों क्रैश हुआ। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान चलाने और नागरिक उड्डयन सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ हादसे की पूरी तरह से जांच करने के आदेश भी दिए हैं। इसके साथ ही चीन की 3 सबसे बड़ी विमानन कंपनियों में शामिल चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने हादसे के बाद अपने सभी बोइंग 737-800 विमानों की उड़ानें रद्द कर दी है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने अपनी वेबसाइट का रंग भी बदलकर काला कर दिया है। बोइंग 737 मैक्स विमान बोइंग 737-800 का अपग्रेडेड वर्जन है और दोनों 737 सीरीज के हैं। अमेरिका स्थित विमान निर्माता बोइंग ने इस मामले पर बयान अभी तक नहीं दिया है। अक्टूबर 2018 और मार्च 2019 के बीच 6 महीने के दौरान 2 बोइंग 737 मैक्स विमान दुर्घटनाओं में शामिल हुए हैं, जिसमें कुल 346 लोग मारे गए हैं। इन 2 दुर्घटनाओं के बाद डीजीसीए ने मार्च 2019 में भारत में बोइंग 737 मैक्स विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत पर बयान दिया है। बाइडेन ने कहा कि रूस पर प्रतिबंध लगाने के मामले में भारत नरम पड़ गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूएस के बाकी बड़े साथियों ने रूस की हिमाकत के लिए उसे कड़ी सजा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन में जंग की शुरुआत करने के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। बाइडेन ने आगे कहा कि भारत भले ही नरम पड़ गया हो, लेकिन जापान ने कड़ा रुख अपनाया है। इसके साथ ही पुतिन के आक्रमण का ऑस्ट्रेलिया ने भी जापान जैसा ही रुख अपनाया है। दोनों देशों की जंग को 26 दिन पूरे हो चुके हैं। जंग के मसले पर भारत ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है। भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र समेत अलग अलग मंचों पर साफ किया गया है कि उनकी प्राथमिकता यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालना थी। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में 20,000 के करीब भारतीय छात्र और नागरिक फंसे हुए थे। इनमें से 18,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित भारत वापस लाया जा चुका है। फंसे लोगों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। भारत ने वैसे इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षा के साथ साथ ये भी कहा था कि बातचीत के जरिए मसले का हल निकाला जाना चाहिए। अमेरिका ने भारत के इस रुख पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा है कि भारत ने तो साथ नहीं दिया, लेकिन पूरे नाटो और प्रशांत क्षेत्र में एक संयुक्त मोर्चा था जो लगातार रूस के खिलाफ है। बाइडेन ने कहा कि क्वाड सहयोगियों में संभावित अपवाद के साथ भारत इसमें से कुछ पर अस्थिर है, लेकिन जापान और ऑस्ट्रेलिया बेहद मजबूत रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि यूक्रेन पर उसके आक्रमण की वैश्विक प्रतिक्रिया में नाटो और पश्चिमी सहयोगी साथ आ जाएंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से राज्य की कमान संभालने जा रहे हैं। धामी बुधवार यानी कि 23 मार्च दोपहर 3:30 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कैबिनेट को भी शपथ दिलाई जाएगी। आपको बता दें, शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा।
उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार सत्तासीन होकर इतिहास बनाने वाली बीजेपी की जीत के अगुवाई कर रहे पुष्कर सिंह धामी ही प्रदेश की अगली सरकार के मुखिया होंगे। नई धामी सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम बुधवार 23 मार्च को होगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें, सोमवार शाम बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पर्यवेक्षक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में धामी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। विधायक दल के नेता के रूप में प्रस्तावित किया, जिसका समर्थन बिशन सिंह चुफाल, प्रेमचंद अग्रवाल, अरविंद पांडे और खजानदास जी ने किया। और उसके बाद मैंने कहा कि यदि और कोई भी नाम हो तो आप उसे प्रस्तावित कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे 47 विधायकों ने बिल्कुल करतल ध्वनि से श्री पुष्कर धामी का समर्थन किया। इसीलिए अंत में मैंने पुष्कर धामी को विधायक दल के नेता के रूप में निर्वाचित होने की घोषणा की। एक बार फिर से उत्तराखंड का सीएम मनोनीत होने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने फिर से मुझ पर विश्वास जताया और 5 साल तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे काम करने का अवसर दिया। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे आज के पर्यवेक्षक माननीय राजनाथ सिंह जी का, सभी का कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है और मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, एक सैनिक के बेटे को पहले मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट की, उनके कामों पर, उनके आगे के विजन पर मोहर लगाई है और आने वाले समय में जो 2024 का हमारा चुनाव है, उस चुनाव का भी प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तराखंड की जनता ने 2/3 बहुमत देकर सबके सामने स्पष्ट कर दिया है। हम निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को हमारी सरकार पूरा करेगी। यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। हमने कहा है कि हम पारदर्शी शासन देंगे हर प्रकार से। जो आने वाला दशक है, ये उत्तराखंड का दशक को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी कल्पना हमारे सामने रखी है, उसको साकार करने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। और 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, जब हम सिल्वर जुबली अपने राज्य का मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्य बने। उसके लिए चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी संकल्प और ये भी विजन हमारे सामने रखा है, उसको साकार करने के लिए हर संभव हम सब पूरे उत्तराखंड वासियों को एक साथ चलना होगा। निश्चित रूप से जो भी संकल्प हमने लिए हैं चुनाव से पहले, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा एक प्रमुख जो है संकल्प है, उस संकल्प को हमारी सरकार पूरा करेगी। आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री होंगे। राजनीति के जानकारों की नजर में महत्वपूर्ण बात यह है कि धामी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल कर बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता तक पहुंची है, लेकिन वो खुद खटीमा सीट से चुनाव हार गए हैं। पुष्कर सिंह धामी तीसरी और चौथी विधानसभा में उधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट से विधायक रह चुके हैं। लोगों को आज महंगाई का डबल अटैक लगा है और पेट्रोल डीजल के साथ घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने आज एलपीजी के दाम में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए इसे 50 रुपये महंगा कर दिया है। इससे जनता की रसोई का बजट और बढ़ जाएगा और लोगों की जेब पर बड़ा असर आएगा। आपको बता दें, 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज से 50 रुपये महंगा हो गया है। कई महीनों के अंतराल के बाद एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़े हैं। आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट 6 अक्टूबर 2021 को बदले थे। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 949.5 रुपये हो गई है। इससे पहले ये 899.50 रुपये थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 976 रुपये हो गई है। इससे पहले कोलकाता में इसकी कीमत 926 रुपये थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कीमत 938 रुपये से बढ़कर 987.5 रुपये हो गई है। पटना में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत
998 रुपये से बढ़कर 1039.5 रुपये हो गई है। मायानगरी मुंबई में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर का रेट बढ़कर 949.5 रुपये हो गया है। यहाँ इसकी कीमत 899.5 रुपये थी। दूसरी ओर चेन्नई में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर का रेट बढ़कर 965.5 रुपये हो गया है। शहर में इससे पहले घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट 915.5 रुपये था। बता दें कि कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अक्टूबर 2021 से 1 मार्च 2022 के बीच कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 975 रुपये बढ़ाए जा चुके हैं, जिसका असर भी देखा जा रहा है। अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम जनता को सबसे बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत चेक करने के लिए आपको सरकारी तेल कंपनी आईओसी की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर कंपनियां हर महीने नए रेट जारी करती हैं। देश भर के छात्रों के लिए बड़े काम की खबर है। 12वीं में 90% से ज़्यादा नंबर पाने वाली रेस से राहत मिल गई है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए छात्रों पर ज़्यादा परसेंट लाने का तनाव रहता है, लेकिन अब नया सिस्टम लागू हो गया है। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक कोर्सों में एडमिशन के लिए अब बोर्ड एग्ज़ाम यानी 12वीं में प्राप्त अंकों का कोई वेटेज नहीं मिलेगा। जी हाँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय और उससे संबंधित कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए अब 12वीं के नंबरों का पात्र मानदंडों के अलावा छात्रों के दाखिले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये नियम 2022-23 शैक्षणिक स्तर से शुरू हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने घोषणा की है कि इस साल केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्रों के दाखिले का आधार विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों से होंगे। हालांकि विश्वविद्यालय को बोर्ड एग्जाम के मार्क्स पर न्यूनतम पात्रता निर्धारित करने की अनुमति होगी। दरअसल यूजीसी ने 21 मार्च को घोषणा की कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आगामी शैक्षणिक स्तर यानी 2022-23 से कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। इसका मतलब है कि इस साल से किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए कक्षा 12 के अंकों का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें, यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने घोषणा की है कि सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट का एक कंप्यूटरीकृत परीक्षा है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाएगा। परीक्षा का एग्ज़ाम पैटर्न जल्दी जारी किया जाएगा। एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू कर दी जाएगी। अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि इन विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश अब पूरी तरह से CUT स्कोर के आधार पर होगा और कक्षा 12 बोर्ड के अंकों में कोई वेटेज नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए पात्रता मानदंड के रूप में बोर्ड परीक्षा के अंकों का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इसका प्रभावी रूप से मतलब है कि कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्रदर्शन अब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश का कारक नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो दिल्ली विश्वविद्यालय में हाई कट ऑफ अंक अब इतिहास बन गए हैं। इस साल DU के 7 कॉलेजों ने कुल 10 कार्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देने के लिए पहली लिस्ट में 100% अंक मांगे थे। जगदीश कुमार ने बताया कि परीक्षा को 2 शिफ्ट में आयोजित होंगी। पहली शिफ्ट में अनिवार्य लैंग्वेज टेस्ट, 2 दिए गए विषय और सामान्य परीक्षा होगी। दूसरी शिफ्ट में 4 विषय होंगे और 1 भाषा की परीक्षा होगी। ये भाषा 19 भाषाओं में से एक होगी जिसे विद्यार्थी खुद चुनेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।